को सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र के शिलान्यास समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और डिग्री लेने के बाद फिर मैं जब बाहर चला गया, मुझे एक पैकेज मिला, मैं यूएस चला गया था। लेकिन यूएस में मुझे लगा कि मुझे मेडिकल के फील्ड को चुनना चाहिए और फिर मैंने वहां मेडिकल के फील्ड को चुना। फिर मैं वहां पर अपनी डिग्री अपनी नौकरी करते हुए भी मैंने वहां पे मेडिकल का भी स्पेशल डिग्री वहां पर ली और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में वहां पे इस समय काम कर रहा हूं, यूएस में काम कर रहा हूं। यानी आप देख सकते हैं आईआईटी का अगर आप भारत में देखेंगे वो पूरा वही अलग है, मेडिकल का अलग है, टेक्नोक्रेट का अलग है। लेकिन वहां पर यहाँ का एक टेक्नोक्रेट वहां जाकर के एक कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है और कार्डियोलॉजिस्ट बन करके वह आकर के फिर भारत में अपनी सेवाएं भी देने को तत्पर होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार की इस हुनर को भारत के अंदर भी अब मंच मिलने वाला है और मुझे लगता है इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ ये मुक्त विश्वविद्यालयों को जुड़ना होगा, विश्वविद्यालयों को जुड़ना होगा। नए प्रत्येक में अपने छात्र छात्राओं को उसके लिए तैयार करना होगा और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है यह इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगला वर्ष रजत जयंती वर्ष का प्रारंभ होगा राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का। 25 वर्ष जब विश्वविद्यालय के पूरे होंगे तब विश्वविद्यालय को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि सभी 1200 सेंटर में हम एक ऐसी व्यवस्था करें कि वे 1200 सेंटर प्रयागराज के सेंटर से जुड़ करके हम तकनीक के माध्यम से उन सभी सेंटर्स में अगर हमें कोई रेगुलर क्लास लेनी है तो प्रयागराज में बैठा हुआ कोई शिक्षक उन 1200 सेंटर को एक साथ अपने साथ जोड़ करके एक साथ उस पूरे सेंटर को प्रयागराज के साथ जोड़ करके राशि टंडन की भावनाओं के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और जिस स्लोगन के साथ विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है उस स्लोगन को आगे बढ़ाने का आगे बढ़ने की दिशा में बेहतर कार्य कर पाएगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से विश्वविद्यालय को गोरखपुर में अपना इस रीजनल सेंटर के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रोफेसर सीमा सिंह जी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं, गोरखपुर से उनका लगाव था। आप में से मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रोफेसर सीमा सिंह जी के जो फादर इन लॉ थे वह गोरखपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के यानी भारत विख्यात जो एक प्राध्यापक थे प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी की वे बहू भी हैं और वो अपने समय के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे पॉलिटिकल साइंस के और अपने समय में उनकी ख्याति थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय को उन्होंने इस डिपार्टमेंट को एक नई ऊंचाइयां दी थी। आज वे राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश को दे रही हैं और गोरखपुर के साथ उनका ये लगाव गोरखपुर के इस सेंटर की स्थापना करने में बहुत निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। मैं आज के इस अवसर पर उन्होंने गोरखपुर में स्वयं आकर के इसमें रुचि ली और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि विश्वविद्यालय के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विश्वविद्यालय गोरखपुर सेंटर के साथ साथ सभी 1200 सेंटर को हम लोग उन तमाम तकनीकी व्यवस्था के साथ जोड़ करके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन राशि टंडन विश्वविद्यालय करने में सफल होगा। राज्य सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता इस दिशा में पड़ेगी राज्य सरकार इसमें विश्वविद्यालय को भरपूर सहयोग करेगा। एक बार फिर से विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह जी को उनकी पूरी टीम को हृदय से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। इस सेंटर से जुड़े हुए जितने भी यहां पर छात्र छात्राएं हैं या जो भी डिप्लोमा डिग्री के कोर्सेज के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे इस सेंटर का उपयोग करते हुए समय से डिप्लोमा और डिग्री के कोर्स के साथ अपने आप को जोड़ करके वे भी एक योग्य छात्र के रूप में डिग्रीधारी छात्र के रूप में रवि किशन जी की तर्ज पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं।
धन्यवाद। जय हिंद। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कई बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही, जहां उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया में छात्र आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल पढ़ाई से छात्रों को लाभ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर से खबर, जहां बालियान खाप की महापंचायत में नरेश टिकैत का बयान सामने आया है। भूमि अधिग्रहण बिजली समस्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। शहरों में बिजली नहीं जाने देंगे, नरेश टिकैत का कहना है। खेतों में बिजली के खंभे हैं, इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। अगर किसान दुखी है तो हम सरकार को दुखी कर देंगे। ये बड़ा बयान नरेश टिकैत ने दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मैं ज्यादा बड़ी नहीं कहता, तो बातचीत शहरों में भी बिजली निकलने लगे। खेत में तो खंभे हैं, उखाड़ के फेंक देंगे। ये बड़ी लाइन हमारे खेतों को है यार, इस बात को गंभीरता से ले लो, बदलो सोच रहे हो। अगर किसान दुखी करे तो नहीं इस तरह का दुखी कर सके, गोली खाने के लिए तैयार है भाई। आगे बढ़ते हैं और अब बात बड़ी खबर की। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यूपी भाजपा ने कमर कस ली है। लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोकसभा चुनाव में अब की बार 75 पार का लक्ष्य होगा। अभी से 75 सीटों का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। आपको बता दें, 24 के लिए अब तैयारी उत्तर प्रदेश भाजपा की ओर से शुरू कर दी गई है और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि अब की बार 75 के पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में रहेगा। तो यूपी भाजपा पूरी तरीके से तैयार है 24 के लोकसभा इलेक्शन के लिए। लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोकसभा चुनाव में अब की बार 75 पार का लक्ष्य रखा है। अभी से 75 सीटों का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हो रही है। हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी जी। भूपेंद्र जी, प्रदेश कार्य समिति में किन चीज़ों पर चर्चा हुई है? भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे जनता के बीच में रहकर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। वही योजना हम बना रहे हैं आगे। हमें 2024 का लक्ष्य लेकर सारी सीटें जीतनी है लोकसभा की, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उस पर आज पूरी कार्य योजना बनाकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसकी चर्चा करके नीचे लोगों को भेज करके सबको पार्टी का एजेंडा आधार पर आगे बढ़ाना है। गुलाब देवी जी, गुलाब जी, ये किस तरीके से आज कार्य समिति में चर्चा हुई है? क्या कुछ नया एजेंडा मिला आप लोगों को, नया काम मिला? भारतीय जनता पार्टी में संगठन में भी नित्य नए काम मिलते हैं और सरकार भी नित्य नए काम करती है। देखिए, बिल्कुल इधर अगर हम बात करें तो तमाम सारे जो लोग हैं वो इस कार्य समिति की बैठक में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद हैं और आप देखिए तमाम सारे जो लोग निकल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हैं। राकेश जी, क्या कुछ चर्चा हुई कार्य समिति में, क्या कुछ बात? देखिए, कार्य समिति में हमारी पार्टी के जो भी लीडरान हैं, उनकी जो भी हमारी योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की, देश की सरकार की, प्रदेश की सरकार की, उनको जन जन तक पहुंचा के लोगों को जोड़ना और लोकसभा के आने वाले चुनाव में 75 प्लस का जो हमारा टारगेट है उसमें जीत करके पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो लक्ष्य है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं वो जेपीएस राठौर जी भी हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या कुछ चर्चा हुई है ये प्रदेश कार्य समिति में? प्रदेश कार्य समिति सामान्य चर्चा होती है। अभी सरकार बनी है, सबको धन्यवाद आभार किया गया है। आगामी कार्यक्रम की चर्चा भी अगले सत्र में। राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हुआ? हाँ, राजनीतिक प्रस्ताव नहीं, धन्यवाद प्रस्ताव था। दयालु दयाशंकर मिश्र जी, सर क्या कुछ प्रस्ताव आए? अभी तो बस राजनीतिक और उससे प्रस्ताव है। मेन है कि अब लंच के बाद चीज़ें हम लोग के डिस्कशन में रहे। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी हैं। ये जो प्रदेश कार्य समिति हो रही है 2024 का ही मेन एजेंडा है। आप हर चीज़ को है ना चुनावी दृष्टिकोण से देखते हैं। कोई भी दल हो, चाहे भाजपा हो या कोई दूसरा दल हो, ये एक सतत प्रक्रिया होती है कि जिले की कार्य समिति बैठती है, फिर क्षेत्र की, प्रदेश की, फिर राष्ट्र की होती है। तो ये तो होता ही है, चुनाव हो अथवा ना हो, प्रदेश कार्य समिति अपना रेगुलर जिम्मेदारी भी मिली है। कई बार ये होता है कि कई बार ये चुनावों की पूर्व संध्या पे होते हैं, इसलिए आप उनसे जोड़ देते हैं।
तो अभी 24 से पहले नगर निगम भी तो है ना। तो ये बीजेपी का एक दो शेर सुन लो कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी। लखनऊ है, आ गया है, अब दिल्ली की बारी है। देखिए बिल्कुल क्या कुछ आज प्रदेश समिति में अभी कोई जिम्मेदार आदमी इसके लिए बयान जारी करेगा ना। देखिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद सर, क्या कुछ चर्चा हुई है नया 2024 चुनाव? 2024 75 प्लस। देखिए दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2024 को लेकर प्रदेश कार्य समिति में चर्चा हुई है। 75 प्लस यानी 75 सीटें जीतनी है। कैसे जीतनी है इसको लेकर रणनीति आगे बनेगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आज जो ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया है, 7 बिंदुओं पर प्रदेश सरकार के लिए राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया। फिर केंद्र की मोदी सरकार को 8 साल हुए हैं तो केंद्र सरकार के लिए भी एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया। धन्यवाद सबने दिया है जिस तरीके से 2022 में इतनी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में आई है। इन सारी चीज़ों को लेकर आज इस प्रदेश कार्य समिति में चर्चा हुई। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। सीएम योगी ने भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोला तो केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। उन्होंने दावा किया कि आज यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। इन 8 वर्षों में देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। एक नया विश्वास भारत की 135 करोड़ की आबादी के मन में देखने को मिल रहा है। भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हमें अपनी आंखों के सामने बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और जीवन के हर क्षेत्र में विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई प्रगति अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और यह इस नए भारत को दुनिया के नेतृत्व के रूप में हम प्रस्तुत करते हुए देख रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है। मैं देखता हूं आज भी विपक्षी दलों के लोगों को ये लगता है कि शौचालय बनाने का काम एक सामान्य कार्य है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन भाइयों बहनों, यह एक बहुत यानी पूरी भारत की तस्वीर को बदलने वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम इस रूप में 2014 के पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों में जाते थे, गांव की गलियां पैदल चलने लायक नहीं होती थी, गंदगी का अंबार होता था, बदबू देखने को मिलती थी। स्वच्छ भारत मिशन के बाद, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू होने के बाद आज गांव साफ सुथरे हैं। आधी आबादी ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसके पीछे उसे एहसास हुआ जो बेटियों और बहनों के सामने सुरक्षा का संकट था, महिलाओं के सामने घर से बाहर निकलने का एक संकट खड़ा हुआ था पिछली सरकारों के समय में। उस संकट से सरकार ने मजबूती के साथ उस प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करने के बाद प्रदेश में जो लागू किया उसके परिणाम देखने को प्राप्त हुए। तमाम प्रकार का दुष्प्रचार, विपक्ष के तमाम प्रकार के षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए, तमाम गठबंधन महागठबंधन को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार पर विश्वास करते हुए उसे 2/3 से अधिक जनादेश देकर के विपक्ष के उन सभी षड्यंत्रों को धूल दूषित करने का कार्य किया। जो एक सपने पाले हुए थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे तो उस षड्यंत्र से इस प्रकार की तस्वीर पैदा हो जाएगी और उस तस्वीर से हम खंडित जनादेश के माध्यम से फिर उत्तर प्रदेश में अपना जो लूट तंत्र है उस लूट तंत्र को आगे बढ़ाएंगे, वह पूरी तरह बेनकाब साबित हो चुका है। लोकसभा का उपचुनाव बसपा नहीं लड़ेगी। पदाधिकारियों की बैठक में मायावती ने यह बड़ा फैसला लिया है। 2 महीने में 75,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया था। यूपी के सभी जिलों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। मायावती ने लखनऊ में पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया।
कि रामपुर में होने वाले उपचुनाव में बसपा नहीं उतरेगी। आपको बता दें, यूपी के सभी जिलों में सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है। मायावती ने लखनऊ में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी ली। साथ ही साथ एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि रामपुर में उपचुनाव होना है, ऐसे में बसपा रामपुर के उपचुनाव में नहीं उतरेगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 2.5 घंटे चली बैठक में पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, मंडल कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, सभी 75 जिलों के जो प्रभारी हैं वो बैठक में मौजूद थे और बैठक खत्म हो गई है। सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। बैठक में संगठन के मुद्दों पर चर्चा हुई, संगठन को मजबूत करने को लेकर तमाम चर्चा हुई है। इसके अलावा लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ से प्रत्याशी गुड्डू जमाली को पूरी ताकत से लड़ाने का फैसला किया गया। रामपुर में भी लोकसभा उपचुनाव होना है, लेकिन वहां से पार्टी ने अपना कैंडिडेट तय नहीं किया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने प्रभावी और आक्रामक रणनीति से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। ये भी फैसला किया गया कि अगले 2 महीने में 75,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा। यानी इसमें से 50,000 कार्यकर्ता बसपा का कोर वोट बैंक होंगे और बाकी अन्य कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। 2.5 घंटे चली बैठक की अध्यक्षता बहन मायावती ने की है और ये निर्देश दिए गए हैं कि आगे आने वाले निकाय चुनावों को प्रभावी तरीके से, जोरदार तरीके से कैंडिडेट तय किए जाएंगे। इसके लिए जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनसे सूची मांगी गई है कि वो अपने अपने इलाकों के, अपने अपने वार्ड के तेज तर्रार कार्यकर्ताओं और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनके नाम यहाँ पर प्रदेश मुख्यालय भेजें। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक का दूसरा दिन रहा आज। जमीयत कॉन्फ्रेंस में कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव पास हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की कोशिश का आरोप भी लगाया गया। कॉमन सिविल कोड को बर्दाश्त नहीं करने की बात को कहा गया। मजहबी लॉ में बदलाव मंजूर नहीं करने की बात भी कही। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह का भी प्रस्ताव रखा गया। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह पर भी प्रस्ताव रखा गया। सम्मेलन में मौलाना महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि प्राचीन इबादत गाहों पर बार बार विवाद खड़ा करके देश की अमन शांति को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे विवादों से देश की अमन शांति और गरिमा को और अखंडता को नुकसान पहुंचता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यक्सा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं। इसके ऊपर तजवीज़ आई है भी, तो तजवीज़ काफ़ी मेहनत से, काफ़ी बहस और तमहीज़ के बाद बनाई गई है। चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज़ हो या वो तजवीज़ हो, बल्कि जितनी तजवीज़ें हैं महीनों की मशक्क़त के बाद तैयार हुई हैं। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज़ से मुताल्लिक़, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज़ से मुताल्लिक़ ये कहना चाहता हूँ, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता।